नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट हुई है। ये ड्राफ्ट है लेबर लॉ रिलेटेड। लेबर लॉ में गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करना चाहती है रूल्स के तहत। गवर्नमेंट अपने मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए या फिर अपने को कितनी छुट्टियां मिल सकती है, दिन में हम कितना टाइम काम कर सकते हैं, इस बारे में रूल बनाना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने से सजेशन मांगे हैं और 45 दिन के अंदर हमें गवर्नमेंट को सजेशंस देने हैं। आइए जानते हैं कि कौन से रूल्स गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। हम लेते हैं डिटेल में जानकारी। ध्यान रखिएगा, ये रूल्स का है, ये ड्राफ्ट है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो ये है वो ड्राफ्ट। और ये ड्राफ्ट के तहत गवर्नमेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आपको ये ड्राफ्ट में कोई भी ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस हो तो आप गवर्नमेंट को लिख सकते हो 45 दिन के अंदर। अपने को लिखना है, जो ईमेल आईडी दिए है वहां पे हमें अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशन देने हैं। तो सबसे पहले है एम ए खान सर, जो डिप्यूटी डायरेक्टर है। इनका ईमेल आईडी है ma.khan15@nic.in। या फिर रचना मैडम, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनका ईमेल आईडी है r.bolimera@nic.in। तो ये आईडीज पे अपने को अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस देने हैं। आइए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन से रूल्स बनाना चाहती है अपने सैलरी रिलेटेड। ये सारे डेफिनेशन से हम वीडियो मिनिमम बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जंप करते हैं सीधा इस पे। तो सबसे पहले मिनिमम पगार कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पगार आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो मिनिमम पगार है ये स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली डिफाइन की जाएगी। मतलब एक घर होता है, एक घर में होता है एक कमाने वाला और उसका स्पाउस। मतलब औरत अगर कमाने वाली है तो उसका पति और उसके दो बेटे, अगर आदमी कमाने वाला है तो आदमी, उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे। ऐसी चार की फैमिली काउंट की जाएगी और दो बच्चों को एडल्ट काउंट किया जाएगा। दो बच्चों मिला के एक एडल्ट बनाया जाएगा और मियां बीवी और दो बच्चों मिला के एक एडल्ट, मतलब ऐसे तीन कंजम्पशन यूनिट बनाए जाएंगे। तो ये तीन कंजम्पशन यूनिट का सर्वाइवल हो इतना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेजेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि हर दिन एक कंजम्पशन यूनिट, मतलब या दो बच्चे जिनको हम एक एडल्ट में काउंट कर रहे हैं या फिर दो बड़े लोग, ऐसे जो एक कंजम्पशन यूनिट को मिनिमम दिन में 2700 कैलोरी का खाना मिलना चाहिए। 2700 कैलोरी का खाना मिलना चाहिए, इतना पगार उसका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिनिमम कंजम्पशन यूनिट जो गवर्नमेंट ने बोला है, मतलब एक फैमिली है, एक फैमिली में मियां बीवी और उनके दो बच्चे, दो बच्चों को मिला के एक बनाया गया है, एक एडल्ट माना गया है। तो एक कंजम्पशन यूनिट को 2700 कैलोरी का खाना देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि कपड़े उनके कैसे आए कि एक साल में पूरे फैमिली के कपड़े आने चाहिए 66 मीटर के, उतना अपने मिनिमम पगार उनको देना चाहिए। साथ ही साथ एक फैमिली के घर का जो भाड़ा है, घर का जो किराया है, वो आपने देना चाहिए। उनका खाना और उनके कपड़े के एक्सपेंसेस का 10%, इतना आपने उनको किराया का पैसा देना चाहिए। ये सब आपके मिनिमम वेजेस में कैलकुलेट होने चाहिए। साथ ही साथ उनका फ्यूल, मतलब जैसे गैस होता है, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी और बाकी उनके मिसलिनियस खर्चे जो होते हैं वो आपने कैसे देने चाहिए। जो आप मिनिमम वेजेस कैलकुलेट करोगे उसका 20% आपने देना चाहिए उनको फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए। साथ ही साथ उनके बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, रिक्रिएशन और बाकी सारे एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्टिजेंसी, कई कई इमरजेंसी वगैरह आ सकती है। तो ऐसे केसेस के लिए आपको बोला गया है कि ये जो मिनिमम वेजेस आप कैलकुलेट करने वाले हो उसका 25% आपने उनको देना चाहिए, पैसे उनको देने चाहिए। तो ये सारी चीजों की टोटल, मतलब 1 से 6 जो पॉइंट दिए हैं गवर्नमेंट ने, ये सारे पॉइंट्स की टोटल मिला के मिनिमम पगार आपने देनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। बाद में ये जो मिनिमम पगार है इसका आपको उन्होंने कैलकुलेशन बोला है कि ये जो आप मिनिमम पगार एक दिन की जो आप कैलकुलेट करोगे वो आप आर्ली बेसिस पे भी बना सकते हो। तो आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 8 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको हर घंटे का पगार मिलेगा।
आप इसको 26 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको महीने का पगार मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है महीने का पगार या फिर घंटे का पगार, ऐसा गवर्नमेंट ने आपको यहां पे बोला है। ध्यान रखिएगा, आप अगर मिनिमम वेजेस फिक्स करना चाहते हो, मतलब कम से कम पगार कितने देनी है एम्प्लॉई को, तो वो अगर फिक्स करना है तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी डिसाइड करी है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया, बहुत ज्यादा शहरी एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब टाउन्स वगैरह होते हैं वो, या फिर रूरल एरिया, छोटे छोटे गांव, उनका मतलब हर गांव के हिसाब से खर्चा जितना आता है, मिनिमम खर्चा, मिनिमम कपड़ों का खर्चा, खानों का खर्चा, रेंट का खर्चा, या फिर उनके कॉन्टिजेंसी, चिल्ड्रन का एजुकेशन, ये हिसाब से आपको मिनिमम वेजेस देने हैं। शहर में है तो बट ऑब्वियस ज्यादा आने वाले हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने और क्या बात बोली है, तो यहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि डियरनेस अलाउंस जो है, ये डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा 1 अप्रैल के पहले कैलकुलेट करना चाहिए। डियरनेस अलाउंस मतलब कोई भी शेयर होता है, वो शेयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयज को अलाउंस दिया जाता है। मतलब मान लो कि कोई मुंबई में है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे डियरनेस अलाउंस ज्यादा मिलता है। अगर हम इंदौर की बात करें तो कंपेयर टू मुंबई वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो इंदौर में आपको डियरनेस अलाउंस कम मिलेगा। सूरत में आपको डियरनेस अलाउंस कम मिलेगा कंपेयर टू मुंबई। तो ऐसे डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करना चाहिए, वो 1 अप्रैल के पहले या फिर 1 अक्टूबर के पहले, ऐसा 2 बार कैलकुलेट करना चाहिए डियरनेस अलाउंस और एम्प्लॉय के सैलरी में जोड़ना चाहिए। एम्प्लॉय दिन में कितने घंटे काम कर सकता है नॉर्मल वर्किंग डे में, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने जानकारी दी है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नॉर्मल वर्किंग डे एम्प्लॉय का होना चाहिए 8 घंटे का, और उसको एक या फिर एक से ज्यादा ब्रेक मिलने चाहिए, और वो जो ब्रेक है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं मिल सकते। आप अगर काम कर रहे हो कहीं तो आपको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, और आपको 1 से ज्यादा आपको ब्रेक मिल सकते हैं। नॉर्मल वर्किंग डे की बात हो रही है, 8 घंटे आपका नॉर्मल वर्किंग डे होना चाहिए, और उसमें आपको ब्रेक 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्किंग डे एम्प्लॉय इस तरीके से बनाने चाहिए कि जो इंटरवल्स ऑफ रेस्ट वो सारे मिला के आप एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। मतलब आप ब्रेक ब्रेक में अगर काम कर रहे हो तो भी आप एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। 12 घंटे से ज्यादा वो आपका स्प्रेड नहीं हो सकता है वर्किंग डे, इतना इन्होंने कहा है। कभी कभी होता है, कई जगह काम का तरीका अलग होता है, रुक रुक के काम करना पड़ता है, तो ऐसे केस में 12 घंटे से ज्यादा आपका काम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लाएंगे, वैसे फिर वो डिसाइड किए जाएंगे कि दिन में कितना घंटे काम होने वाला है। अगर हम छुट्टियों की बात करें, हफ्ते में कैसी छुट्टियां होनी चाहिए, यहां पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जनरली अपने देश में संडे को छुट्टियां दी जाती है, लेकिन कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज की छुट्टी, हफ्ते की एक छुट्टी फिक्स कर सकते हैं। मतलब कई कंपनियां ऐसी होती है जो कई संडे को देती है, कई कंपनियां ऐसी होती है जो गुरुवार को छुट्टियां देती है, फैक्ट्रीज वाले। तो ऐसे केस में कंपनी, एम्प्लॉयर जो है वो डिसाइड कर सकता है कौन सा दिन एम्प्लॉय को छुट्टी देनी चाहिए। छुट्टी देना एक दिन का कंपलसरी है, रेस्ट डे कंपलसरी है एम्प्लॉय को मिलना। एम्प्लॉय जो है अगर 6 दिन कंटिन्यूस काम करता है एक ही एम्प्लॉयर के अंडर, तो उसको 7वें दिन उसको छुट्टी मिलना जरूरी है। 6 दिन आप काम करोगे कंटिन्यूस एक ही एम्प्लॉयर के अंडर, तो फिर आपको 7वें दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि कौन सा दिन जो है वो उसका छुट्टी का दिन है, और उसमें कोई अगर बदलाव किए गए तो वो भी आपने देने चाहिए, नोटिस बोर्ड पे बताने चाहिए कि आपने आपकी छुट्टी जो है, मान लो कि कभी कभी कंपनी गुरुवार की छुट्टी अचानक से शनिवार को बोलते हैं कि तेरा वीकली ऑफ शनिवार है, तो कंपनी ने एम्प्लॉय को वो बताना जरूरी है। आपने 6 दिन अगर कंटिन्यूस काम किया तो एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी, 7वें दिन आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इसके बाद अगर 6 दिन का काउंट करना है तो वो कैसे काउंट किया जाएगा, कि कभी कभी क्या होता है कि आपको काम पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको काम नहीं होता है, मान लो कि आप बेंच पे हो, आपको अलाउंस तो मिलता है उस दिन का, लेकिन वो भी
दिन काउंट किया जाएगा 6 दिन में। उसके बाद आप 7वें दिन में ऑफ ले सकते हो। अगर आपको काम नहीं मिला, कंपनी में जाके काम नहीं मिला, तो फिर आप 7वें दिन आप छुट्टी ले सकते हो। कभी कभी एम्प्लॉय जो होते हैं वो लेड ऑफ पे होते हैं, मतलब कई कंपनियों में ट्रेड यूनियंस होती है वो ले ऑफ लगा देती है, वो ले ऑफ के दिन भी काउंट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो छुट्टियां, जो हॉलीडेज होते हैं वो भी आपके काउंट किए जाएंगे 6 दिन में। तो ऐसे केस में आपका जो 7वां दिन है आपको रविवार की छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि एम्प्लॉई जो है वो, उसको काम करने की रेस्ट डे है, उस दिन उसको काम करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय को काम करने को अलाउड नहीं किया जाएगा। आपको जो छुट्टी का दिन फिक्स किया है वो छुट्टी के दिन आपको काम करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय छुट्टी के दिन काम करना चाहता है तो फिर वो ऐसा दिन होना चाहिए जो उसका सब्स्टिट्यूटेड डे है। मतलब मान लो कि आपका वीकली ऑफ है रविवार का, लेकिन आप ऑलरेडी ऑफ ले चुके हो गुरुवार को और आपने बोला है कि मैं रविवार को काम करूंगा, तो फिर आप काम कर सकते हो। नहीं तो बाकी केसेस में आपको छुट्टी के दिन काम करना अलाउड नहीं है। सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन आपने छुट्टी दी, छुट्टी आपने ले ली है और आपने कंपनी को बोला है कि ये सारी छुट्टियां हैं, मैं संडे को काम करके एडजस्ट करूंगा। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए कि आप लगातार 10 दिन कंटिन्यूस कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि आपने जो छुट्टियां ली है वो आप एडजस्ट करने के लिए आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो और वो आप 10 दिन लगातार काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये ड्राफ्ट है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, हमें गवर्नमेंट को सजेशन या फिर ऑब्जेक्शन जो है वो पहुंचाने हैं। कोई एम्प्लॉय जो है, आगे उनका ऐसा कहना है कि कोई एम्प्लॉय जो है जो छुट्टी के दिन काम करता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम छुट्टी के दिन हमें बुलाया जाता है, संडे के दिन अपने को बुलाया जाता है काम को, और अपने को बोला जाता है कि ये जो छुट्टी है संडे की तू अगला बार ले लेना। मतलब मान लो कि अगले महीने में या फिर कभी कई और तो तेरी ये छुट्टी जो है ये एडजस्ट कर दे, ऐसा एम्प्लॉय को बोला जाता है। तो ऐसे केस में यहां पे बोला गया है कि रेस्ट डे है, जिस दिन आपने काम किया है वो दिन भी कैलकुलेट किया जाएगा। आपके वीक डेज कैलकुलेट करने के लिए, वीकली वर्किंग आवर्स कंप्लायंस करने के लिए रेस्ट डे के दिन अगर आपने काम किया है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब संडे को अगर आपने काम किया है तो वो भी काउंट होगा, भले आप उसकी छुट्टी जो है बाद में एडजस्ट करने वाले हो। इसके बाद एम्प्लॉय है, उसको क्या क्या मिलने वाला है। रेस्ट डे जो है, अगर आपने छुट्टी के दिन आपकी इच्छा है आप काम को गए, मान लो आप संडे को आपका वीकली ऑफ है लेकिन आपने काम किया, तो संडे के दिन का आपका जो पगार है वो आपको मिल सकता है। जो सैटरडे का रेट है पगार का, वही रेट से आपको संडे को पगार मिल सकता है। अगर आपको ऐसा बोला गया कि तुम संडे को काम को आना, और अगर आपको ऐसा बोला गया कि संडे को काम को आना और वो जो पगार है आपको, वो जो छुट्टी है संडे की वो आपको सब्स्टिट्यूट की जाती है। मतलब आपको बोला जाता है तो आगे के पीरियड में कहीं तो भी तू वो छुट्टी अवेल कर ले, छुट्टी ले ले। अगर आपको ऐसा बोला जाता है तो आपने जो संडे के दिन अगर आपने काम किया है तो वो आपको ओवर टाइम रेट से आपको वेजेस या फिर सैलरी मिल सकती है। संडे के दिन आपको काम पे बुलाया गया और आपको बोला गया तो ये छुट्टी है बाद में एडजस्ट कर ले, तो आपको संडे के दिन का पगार ओवर टाइम रेट से मिल सकता है। लेकिन ये कब मिल सकता है? अगर आपके पगार का कैलकुलेशन 26 दिन के हिसाब से नहीं हुआ है तो फिर आपको ये सहूलियत मिल सकती है कि आपको ओवर टाइम रेट से वेजेस मिलेंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि 26 दिन का अगर अपना कैलकुलेशन होता है सैलरी का, इसका मतलब जो 4 दिन होते हैं एक्स्ट्रा दिन जो हमें मिलते हैं वो ऑलरेडी काउंट किए जाते हैं, उसकी सहूलियत अपने को ऑलरेडी मिली रहती है। इसलिए इनका कहना ऐसा है कि 26 दिन के हिसाब से अगर आपका सैलरी का कैलकुलेशन है तो फिर आपको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली है। अगर 30 दिन के हिसाब से आपका कैलकुलेशन है तो फिर ये सहूलियत आपको मिल सकती है, आपको ओवर टाइम रेट से आपको आपकी पगार मिल सकती है। रही बात पीस रेटेड एम्प्लॉयज की, पीस रेटेड एम्प्लॉयज मतलब जिनका जितना काम उतना उनको पगार मिलता है। मान लो कोई प्रोडक्शन में है, उसको बोला जाता है तू बॉटल बना, हर बॉटल पे हम तुझे देने वाले हैं 10 रुपए। अगर एम्प्लॉय ने महीने भर में 1000 बॉटल बनाए तो उसकी पगार हो जाती है 10,000 रुपए। तो अगर आप पीस रेटेड हो
तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स टाइम टू टाइम घड़ी घड़ी बताने वाली है और वो हिसाब से आपको मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट आपकी मिल सकती है। आपको मिनिमम वेजेस और आपकी छुट्टियों की जानकारी गवर्नमेंट दे सकती है अलग अलग रूल्स से। अगर हम नाइट शिफ्ट की बात करें, नाइट शिफ्ट वाले जो एम्प्लॉयज है कि मान लो कि आपकी जो नाइट शिफ्ट है मंडे मॉर्निंग 7 बजे खत्म होती है और आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है, तो एक दिन की छुट्टी आपको अगर वीकली ऑफ है आपका, तो आपको वो 24 घंटे काउंट किए जाएंगे। मतलब मंडे मॉर्निंग 7 बजे से लेके ट्यूसडे मॉर्निंग 7 बजे तक वो आपकी छुट्टी काउंट की जाएगी। प्लस आप जब काम पे थे, जब आपका काम चालू हुआ था मिडनाइट में, वहां से लेके आपका जब काम खत्म हुआ वहां तक वो भी पीरियड उसमें काउंट किया जाएगा और आपकी पूरी की पूरी एक दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है। ऐसा गवर्नमेंट ने यहां पे बताया है। ये रही छुट्टियों की बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी के कारण कंपनी में काम करना पड़ता है, जो चीजें हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे मीडिया वाले लोग होते हैं, उनको काम पे जाना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर आपका जो काम है वो प्रिपरेटरी नेचर का है और आपको आपके कंपनी के हिसाब रूल्स के हिसाब से आपका जो वर्किंग है वो आपको ऑलरेडी अरेंज किया जाता है कि आपने इस तरीके से काम करना है। मतलब कभी कभी आपको ओवर काम करना पड़ सकता है। कई इसेंशियल आपकी अचानक से आपकी जरूरत पड़ सकती है कंपनी में, या फिर कई टेक्निकल रीजंस अचानक से आ जाते हैं जिसके कारण आपका काम खत्म नहीं हो पाता है। मान लो कि आपको प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन दी गई है, तो डेडलाइन के टाइम आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस के लिए ये रूल गवर्नमेंट ने बताया। कभी कभी नेचुरल फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आपका जो दिन का जो काम है वो 16 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम करते हो तो 16 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर भी रहे हो और काम करते हुए अपने अलग अलग टाइप के ब्रेक भी लेते हैं, हम कभी कभी हम एक्स्ट्रा काम करते हुए बीच में ही सोने जाते हैं या फिर कहीं कुछ ब्रेक लेते हैं, इंटरवल्स लेते हैं, रुक रुक के हम वो काम करते रहते हैं, तो वो भी काम आपका नहीं होना चाहिए 9 घंटे से ज्यादा। ध्यान रखिए, 9 घंटे से ज्यादा भी आपने काम नहीं करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने आपको बोला है। इसके बाद आते हम सीधा डिडक्शंस पे। कभी कभी क्या होता है कि हम कंपनी में काम करते हैं, तब अपने हाथ से कंपनी की कोई चीज डैमेज हो जाती है या फिर कोई चीज खराब हो जाती है, या फिर अपने हाथ में अगर पैसे है तो पैसे का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में कंपनी जो है वो अपने पगार में से उनका जो नुकसान हुआ है वो लॉस जो है उसका डिडक्शन करती है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कंपनी जो डिडक्शन करेगी वो आपके पगार के 15% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर महीने में नहीं कर सकती। मतलब मान लो कि आपकी पगार है 10,000 की और आपने कंपनी का नुकसान किया है 3,000 रुपए का, तो आपकी एक महीने में पगार कट होगी 1,500 रुपए और बचा हुआ 1,500 रुपए का जो बैलेंस है वो आपका अगले महीने में कट हो सकता है। एक महीने में आपकी पगार के 15% से ऊपर कंपनी नुकसान नहीं वसूल सकती है, ऐसा ये रूल में बोला गया है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करते जा रहे हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हम वही कवर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल से इसका ड्राफ्ट बना हुआ है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुए। हमें 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट को अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस देने हैं। आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगर एम्प्लॉयर जो है, अगर कंपनी है अपने एम्प्लॉइज के पगार में से कुछ डिडक्शन करना चाहती है। डिडक्शन क्यों करना चाहती है? क्योंकि एम्प्लॉय ने कंपनी का कुछ नुकसान किया है, कंपनी के कुछ पैसे हैं वो एम्प्लॉय के हाथ से कहीं गायब हो गए अचानक से, या फिर एम्प्लॉय के हाथ से मान लो लैपटॉप टूटा, या फिर एम्प्लॉय के कारण मशीनरी खराब हुई। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय को पर्सनली बुलाना चाहिए और उसको जानकारी देनी चाहिए कि हम तेरे पगार में से पैसे कट करने वाले हैं, और साथ ही साथ उसको राइटिंग में देना चाहिए कि इतना इतना डैमेज या फिर लॉस कंपनी का हुआ है जो एम्प्लॉय के कारण हुआ है। एम्प्लॉय के हाथ में शायद कैश थी या फिर एम्प्लॉय के हाथ में जो मशीन थी उस कारण कंपनी को लॉस हुआ है, और ये लॉस जो है ये डायरेक्टली एम्प्लॉय के नाम पे जाता है क्योंकि एम्प्लॉय ने ठीक से ध्यान नहीं रखा कंपनी के चीजों का। तो ये केस में अगर मान लो कि आपको कोई हैंडसेट दिया है कंपनी ने यूज करने के लिए और हैंडसेट आपके हाथ से चोरी हो गया, तो कंपनी आपको बुलाएगी, आपको लिख के देगी
कि तुमको हमने दिया हुआ हैंडसेट है ये चोरी हो गया है, आपको अगर नया हैंडसेट चाहिए तो हम आपके सैलरी में से पैसे कट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो ये केस में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की। एम्प्लॉय को जानकारी देने के बाद एम्प्लॉय को भी चांस देना चाहिए कि वो अपना एक्सप्लेनेशन दे, और जो भी डिडक्शन है उस बारे में एम्प्लॉय को पूरी की पूरी जानकारी देनी चाहिए 15 दिन के अंदर। आपने जैसे आपने डिडक्शन किया वैसे 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि तेरे सैलरी में से हम इतने पैसे कट करने वाले हैं। रही बात एडवांसेस की, कभी कभी हम नौकरी में रहते हैं तब हम एडवांसेस उठाते हैं कंपनी से। मान लो कि घर में कोई फंक्शन हो या फिर घर में कोई इमरजेंसी आई हो, इमरजेंसी खर्चा आया हो, तब हम पगार का एडवांस उठा देते हैं और कंपनी को बोलते हैं ये जो पगार का एडवांस उठाया है ये मेरे अगले आने वाले सैलरी के साथ आप एडजस्ट करो। तो ऐसे केस में यहाँ पे बोला गया है कि आप जो एडवांसेस लोगे वो एडवांसेस का एडजस्टमेंट जो होगा वो आपके सैलरी के 15% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर महीने में नहीं होगा। मतलब मान लो कि आपकी पगार है 10,000 की और आपने एडवांस उठाया है 5,000 का, तो कंपनी हर महीने में आपके पगार में से मैक्सिमम 1,500 रुपए कट कर सकती है। मतलब और वो हिसाब से हर महीना 1,500 1,500 1,500 ऐसा 3 महीने में 4,500 वसूलेगी और आखिरी चौथे महीने में 500 रुपए वसूल के कंपनी अपने 5,000 वसूल सकती है। लेकिन 1,500 से ज्यादा रुपए कंपनी आपके पगार में से नहीं वसूल सकती है, ऐसा ये रूल के तहत जानकारी मिलती है। रही बात बोनस की, बोनस के लिए तरह तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, हम ये चीजों में नहीं पढ़ते। फिर गवर्नमेंट जो है ये एडवाइजरी बोर्ड बनाने वाले हैं, तो हम ये चीजों में नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते। हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कवर करते हैं। जब फाइनल हो जाएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है कि अगर एम्प्लॉय काम पे है और उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो एम्प्लॉय अगर मर जाता है काम करते हुए, तो उसके जो नॉमिनी होते हैं, मतलब मान लो कि वाइफ या फिर उसका बच्चा, उसको अगर पैसे नहीं दे पाई कंपनी 3 महीने के अंदर, तो फिर वो जो पैसे है ये कंपनी ने क्या करने चाहिए, तो डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल उनके पास डिपॉजिट कर देने चाहिए। अगर कंपनी नॉमिनी को पैसे नहीं दे पाती है, नॉमिनी मान लो आता ही नहीं पैसे लेने को, तो कंपनी ने ये पैसे अपने पास नहीं रखने चाहिए एम्प्लॉय के नाम के, वो उन्होंने देने चाहिए डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल उनके पास। डिप्टी चीफ लेबर सेंट्रल जो है वो क्या करेंगे, वो नॉमिनी को आइडेंटिफाई करके उसको 2 महीने के अंदर वो पैसे का पेमेंट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो गुजर जाता है लेकिन वो नॉमिनेशन नहीं करता है, और वो जो नॉमिनेशन अगर उसने नहीं किया और ये जो उसके नाम के जो पैसे है कंपनी देने लग रही है एम्प्लॉय को जो गुजर गया है, उसके पैसे 6 महीने के अंदर अगर कंपनी नहीं दे पाई, तो 6 महीने खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर कंपनी ने वो पैसे डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास जमा कर देने चाहिए। डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर को पैसे देते हुए कंपनी ने वो बैंक ट्रांसफर से या फिर क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट से देने चाहिए या फिर चेक देना चाहिए शेड्यूल बैंक का, उसके थ्रू डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर को पैसे देने चाहिए। डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर जो है वो वाले पैसे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे सेंट्रल या गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, वो वाले पैसे जो है ये इन्वेस्ट करेंगे। हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की बारे में, हम जरा बात करते। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी के पेरोल पे नहीं रहते, हमारी जो पगार होती है ये अपना कॉन्ट्रैक्टर देता है, हम काम कंपनी के साथ करते हैं लेकिन अपनी जो पगार होती है वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो ऐसे केस में कंपनी की जिम्मेदारी है कि कॉन्ट्रैक्टर को वो जो पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट है वो कंपनी ने आपके सैलरी के पहले कर देना चाहिए। मतलब मान लो कि आप बी के यहां कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहे हो, लेकिन आप जहां काम कर रहे हो वो कंपनी है ए, आपका जो पगार है वो आपको बी देता है, आप काम कर रहे हो ए के पास। तो ऐसे केस में ए की जिम्मेदारी है कि वो बी को टाइमली पेमेंट करे ताकि बी जो है वो आपकी पगार आपको टाइम पे दे पाए। ये रूल्स में स्पेसिफिकली बोला गया है, ये कंपनी की बेसिक जिम्मेदारी है। अगर बोनस की बात करें तो मिनिमम बोनस जो है ये कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं देता है,
कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको आपका बोनस मिनिमम जो है वो नहीं देता है तो एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, रिटर्न जो कंपनी है जहां वो काम कर रहे हैं उनको बता देना चाहिए कि आपको बोनस नहीं मिला है, और ऐसे केस में कंपनी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो आपको आपका बोनस आपको पहुंचा दे। एनीवे इस बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या ऑब्जेक्शन है, क्या सजेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।